कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच के कालक्रम में वैदिक सभ्यता फली और फूली, इसका विकास हुआ, इस बात को जानते हैं। और वैदिक सभ्यता के निर्माता किसे कहा जाता है? आर्य लोगों को कहा जाता है। ठीक। अब आर्य लोगों को हमेशा आक्रमणकारी के रूप में दर्शाया गया, ये बिल्कुल गलत है। आर्य लोग भारत के मूल निवासी थे, जिसका प्रमाण सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के बारे में सप्त सिंधु प्रदेश बताया जाता है। और उसके बाद 2019, 20, 21 में इन सालों में होने वाली रिसर्च ये सिद्ध करती कि आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? भारत के मूल निवासी थे, इस बात को ध्यान रखें। और ऋग्वेदिक काल के बाद हम उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। और हमें इस बात का पता होना चाहिए कि ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में अंतर करने का या फर्क क्या है, इस बात को लेकर के कई सारे मुख्य कारण है। लेकिन इन मुख्य कारणों में सबसे जो मुख्य कारण है वो लोहे का उपयोग है। यानी कि ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच आप किस प्रकार अंतर पता करोगे कि कौन सा ऋग्वेदिक काल और कौन सा उत्तर वैदिक काल है? तो इसका पता करने के लिए बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इन कारणों में लोहे का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण कारण है। एक तो बात ये, इसके अलावा उस समय तक यानी कि ऋग्वेदिक काल के अंत तक कृषि की प्रधानता बढ़ने लगी थी, इस बात को ध्यान रखिए। और कृषि की प्रधानता बढ़ने की वजह से लोगों के जीवन में स्थायित्व का विकास होता चला गया। और उत्तर वैदिक काल आते आते कृषि एकदम मुख्य साधन बन गया और इनकी उत्तर वैदिक काल लोगों का जीवन भी क्या हो गया? स्थायी हो गया। तो ये कई सारे तथ्य हैं उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल के बीच में अंतर स्पष्ट करते हैं। सबसे मुख्य क्या है? लोहे का उपयोग है। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के सामाजिक और धार्मिक जीवन की। अब आप इस बात को जानते हो, मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं लिखा है। वैदिक काल का पूरा टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का टाइम पीरियड। और इसमें भी वैदिक काल में जो पहला पार्ट है ऋग्वेदिक काल, यानी कि ऋग्वेदिक काल वैदिक सभ्यता का वह काल है जिसकी जानकारी का सबसे मुख्य साधन क्या है? ऋग्वेद है। और इस वजह से हमने उसको क्या नाम दिया? ऋग्वेदिक काल। और ऋग्वेदिक काल के बाद में जब लोहे का उपयोग होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद में जो काल आएगा वो कौन सा होगा? उत्तर वैदिक काल होगा। इस बात को ध्यान रखिए, उत्तर वैदिक काल की जानकारी का मुख्य साधन क्या है? जो बाकी तीन वेद बच गए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो तीन वेद होंगे वो उत्तर वैदिक काल की जानकारी का क्या होगा? मुख्य स्रोत होगा। उनके अलावा कई सारे साहित्यों की रचना और भी होगी, जैसे वेदागों की रचना होगी। तो ये सारी चीजें क्या होगी? उत्तर वैदिक काल की जानकारी के साधन के रूप में होगी। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड होगा वो कब से कब तक होगा? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड होगा। 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का टाइम पीरियड क्या होगा? उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड होगा। और 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का टाइम पीरियड क्या होगा? ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड होगा। इस बात को ध्यान रखिए। अब उत्तर वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल ऋग्वेदिक काल की अपेक्षा थोड़ा छोटा है, इस बात को ध्यान रखिए, सीमित है, संकुचित है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद जो ग्रंथ है यानी ऋग्वेद जो वेद है वो एक विश्व का सबसे प्राचीनतम और उस विश्व का सबसे व्यापक ग्रंथ वेद है, या ग्रंथ कह सकते हो, साहित्य कह सकते हो। और ये जो बाकी जो बचेंगे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये उनके मुकाबले छोटे, इस बात को ध्यान रखिए। तो उनसे जो जानकारी प्राप्त होगी निश्चित सी बात है ऋग्वेद के मुकाबले क्या होगी? कम प्राप्त होगी। अब बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक जीवन की। तो परिवार व समाज क्या थे? पितृस्थात्मक थे। ऋग्वेदिक काल में भी क्या थे? पितृस्थात्मक थे। और उत्तर वैदिक काल में भी क्या थे? पितृस्थात्मक थे। इस बात को ध्यान रखिए। अब लेकिन इस काल में पिता की शक्ति में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। पिता की शक्ति में वृद्धि कैसे देखी गई? तो ये माने जाने लगा कि पिता किसी भी पुत्र को वो क्या कर सकता है? उत्तराधिकारी बना सकता है, या अपनी संपत्ति से उसे क्या कर सकता है? निष्कासित कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिए। और ऋग्वेद में एक जगह ये भी आता है कि किसी पिता ने अपने पुत्र को बेच भी दिया था, वो एक अपवाद स्वरूप माना जाता है, ऐसा अपवाद माना जाता है, ठीक है ना। तो कह सकते कि पिता अपने पुत्र को बेच सकता था, कई लेखकों ने ऐसा भी लिखा है, लेकिन फिर भी उसे एक अपवाद मानना चाहिए। ऋग्वेद में ऐसा कोई समर्थन नहीं किया गया, किसी भी वेद में ऐसा समर्थन नहीं किया गया कि पिता अपने पुत्र को बेच सकता है। हालांकि वो एक जगह कोई लेखक उसका वर्णन करते हैं कि ऐसा आया है, तो वो अपवाद स्वरूप है। पिता की शक्ति में वृद्धि हुई। स्त्री जीवन नैतिकता युक्त और पुरुष जीवन नैतिकता क्या हो गया? मुक्त हो गया।
स्त्री का जीवन नैतिकता युक्त और पुरुष का जीवन नैतिकता मुक्त हुआ। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। यानी कि स्त्रियां तो अब घर की चार दीवारी तक ही सीमित रहेगी, लेकिन पुरुष अब क्या हो गए? एकदम नैतिकता से मुक्त हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि स्त्रियां घर का काम करेगी और पुरुष क्या करेंगे? बाहर का काम करेंगे, यानी कि बाहर कमाई करेंगे या अपने कोई भी जो श्रम आजीविका चलाने के लिए जो भी काम करना पड़ता होगा वो करेंगी और स्त्रियां घर का काम संभालेंगी। लेकिन फिर भी गार्गी, मैत्री, अपाला, घोषा, विश्वरा, ये कई सारी विदुषी महिलाएं भी उस समय थी। इस बात को ध्यान रखिए। अंतर जाति विवाह प्रचलित थे और वहीं गोत्र प्रणाली भी अस्तित्व में आई। किस काल की बात करें? उत्तर वैदिक काल में। अंतर जाति विवाह तो एक क्षत्रिय राजा थे शर्यात, उनकी जो पुत्री थी वो ब्राह्मण ऋषि चैवन के साथ ब्याही गई थी, उनकी शादी की गई थी और उसके पीछे कहानी भी थी, लेकिन उस कहानी में जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। आप यूं ध्यान रखें कि क्षत्रिय राजा, जो राजपूत राजा या क्षत्रिय कह दीजिए, राजपूत नहीं, क्षत्रिय राजा शर्यात की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ब्राह्मण ऋषि चैवन के साथ हुआ था। ये प्रमाण मिलता है। गोत्र प्रणाली भी जन्मी थी। अब गोत्र प्रणाली का मतलब ये हुआ था कि एक ऋषि या अपने पूर्वजों के प्रति महत्व दर्शाने के लिए क्या हुआ? गोत्र प्रथा का जन्म हुआ था। और गोत्र का मतलब होता, उस समय का मतलब था काउ पेन, यानी कि गाय रखने का बाड़ा, या अपने यूं कह सकते हो, एक पाणिनि ने भी इसकी परिभाषा दी थी। पाणिनि ने क्या कहा था कि अपने बेटे के साथ वंश का संबंध जोड़ना या महत्व देना भी। यूं मान लीजिए कि एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी की एक पूरी वंश प्रणाली को महत्व देना, ये क्या था? गोत्र प्रणाली थी। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद में वर्ण व्यवस्था क्रम से जन्म पर आधारित हो गई। अब एक बात यहां ध्यान रखना, हमारे देश में ये बहुत विवादित विषय है कि चार वर्ण थे और चार वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है? अपने विराट पुरुष ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। चार वर्णों की उत्पत्ति हुई, मुख से उसकी फलाने की, पैरों से उसकी फलाने की, ये उल्लेख मिलता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या थी, ये उत्तर वैदिक काल से हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अब वर्ण व्यवस्था क्रम से किस पर आधारित होगी? जन्म पर आधारित होगी। कारण क्या हो सकता है? अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग विद्वानों ने इसके कई सारे कारण बताए, लेकिन एक जो मुख्य, एक जो ऐसा कारण जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जैसे मान के चलिए ऋग्वेदिक काल में ले लीजिए। ऋग्वेदिक काल में चार ये जो वर्ण थे वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। अब ये जो वर्ण थे इनका एक निश्चित क्रम था, ठीक? वही काम करेंगे कि ब्राह्मण ये काम करेगा, क्षत्रिय ये काम करेगा और वैश्य और शूद्र ये काम करेंगे, इनका एक निश्चित क्रम था। लेकिन अब ऋग्वेदिक काल के अंत में कृषि की प्रधानता बढ़ने लगी, यानी कि कृषि की प्रधानता बढ़ेगी, जीवन में स्थायित्व आ रहा है। और उस समय तक आते आते प्रत्येक वर्ण के लोग में, अकेले एक ब्राह्मणों में या क्षत्रियों में नहीं, प्रत्येक वर्ण के लोगों ने अपना व्यवसाय बदलना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों ने कृषि कार्य करना शुरू कर दिया, क्षत्रियों ने कोई और काम करना शुरू कर दिया, वैश्यों ने भी कृषि, या फिर कोई राजा बन गए या जो भी है, राजा का मतलब कोई कर्मचारी दरबारी बन गया, इनकी व्यवसाय बदल लिया। मेरा कहने का मतलब है कि प्रत्येक वर्ण के लोगों ने अपना अपना व्यवसाय बदलना शुरू कर दिया। ये सारे लोग नहीं थे, कुछ लोग, मान के चलिए अगर किसी वर्ण में 100 है तो उनमें से 4-5 लोगों ने व्यवसाय बदल लिया। यानी कि ऋग्वेदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में या इनके बीच का जो संक्रमण काल था, इसमें लोगों ने अपना व्यवसाय बदलना शुरू कर दिया। इस वजह से लोग ये सोचने लगे कि ब्राह्मण का काम तो पढ़ाना था, लेकिन ये काम क्या करने लगा? कृषि। तो ये तो काम उल्टा हो गया। अब ब्राह्मणों की उच्चता या उसमें क्षत्रियों की उच्चता उसमें स्थापित हो चुकी थी, तो क्षत्रिय और ब्राह्मण कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमें कृषि करेंगे तो वैश्य में शामिल, यानी कि समाज में निश्चित तबके में आ जाए, उसमें की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है इस वजह से लोगों ने कहा कि चलो हम कृषि तो कर रहे हैं, लेकिन हम है तो ब्राह्मण ही, यानी कि हमारा जन्म किस घर में हुआ? ब्राह्मण के घर में। या हमारा जन्म किस घर में हुआ? क्षत्रिय के घर में। तो हम क्या रहेंगे? क्षत्रिय ही रहेंगे। यानी कि हो सकता है कि व्यवसाय परिवर्तन से लोगों में निम्नता की भावना न आ जाए, इस वजह से उन्होंने अपना वर्ण जन्म के ऊपर निर्धारित कर दिया। ये एक कारण हो सकता है, ठीक। उसके बाद बात करें, आश्रम व्यवस्था अस्तित्व में आई। अब इस बात को ध्यान रखें कि भारतीय हिंदू धर्म या सनातन धर्म में या भारतीय संस्कृति में जीवन का बहुत वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया गया, और जीवन के वैज्ञानिक विभाजन में 4 आश्रम दिए गए, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 साल, यानी कि जीवन की आदर्श अवस्था 100 सालों की मान करके। हालांकि उस समय 100 साल तो थे ही थे, 100 साल प्रत्येक व्यक्ति जीता था उस समय की बात करें तो 100 सालों का आदर्श काल मान करके उसको 4 भागों में बांट दिया गया,
ठीक, पहला कौन सा होगा? ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा कौन सा होगा? वो संन्यास आश्रम होगा। अब इस संन्यास आश्रम पर भी विवाद है थोड़ा। अब ये संन्यास को कुछ लोग विदेशी अवधारणा मानते हैं और कुछ लोग भारतीय अवधारणा मानते हैं। अब इसमें सत्य क्या है वो थोड़ा जानना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। हालांकि ज्यादा मत संन्यास के बारे में विदेशी अवधारणा से ही मानते, ज्यादा जो मत है। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है? 3 आश्रमों का। उसमें संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि छांदोग्य उपनिषद में कौन से आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है, तो उत्तर क्या होगा? संन्यास आश्रम। ठीक, उसके बाद में जाबालोपनिषद यानी कि जाबाली उपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख है? 4। सबसे पहले किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो जाबाली उपनिषद में मिलते हैं। इस बात को ध्यान रखें। एक बात और ध्यान रखें, ये करंट का मुद्दा है। वाराणसी, जिसको प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? काशी के नाम से। और काशी को इस उपनिषद में, कौन से उपनिषद में? जाबालोपनिषद में किस नाम से जाना गया है? अविमुक्त नगर नाम से। अविमुक्त नाम से भी जाना गया। इस बात को ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखें। एक बात और ध्यान रखना कि एक अपना अथर्व पुराण है सर, उसमें काशी को ब्रह्मांड का केंद्र भी कहा गया, ऐसा कुछ उल्लेख मिलता है। अभी कौन से में थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी काशी को ब्रह्मांड का केंद्र भी कहा गया। इस बात को ध्यान रखें। रोम रोम में शिव का निवास भी माना जाता है काशी के। और एक बात लगी या तो ध्यान रखना, काशी वाराणसी का अब 66वां जन्मदिवस मनाया गया था। जो पीछे अपने मोदी जी की वो जो हो रहा है ना संसदीय क्षेत्र, तो वाराणसी का 66वां जन्मदिवस अभी अब से 4-5 दिन पहले बनाया गया था, 24 मई 2022 को। इस बात को ध्यान रखें। और सबसे पहले 24 मई 1956 को उस समय यूपी के उस समय के मुख्यमंत्री थे डॉक्टर संपूर्णानंद, उन्होंने काशी के लिए वाराणसी शब्द का सबसे पहले आधिकारिक रूप से उनकी घोषणा की थी। इस वजह से वर्तमान में 24 मई 2022 को काशी का या वाराणसी का या बनारस का 66वां जन्म दिवस बनाया गया था। इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद उत्तर वैदिक काल की और क्या विशेषताएं हैं सामाजिक और धार्मिक जीवन में? तो आश्वालन ग्रह सूत्र में विवाह के 8 प्रकार मिलते हैं। अरे हमारा सनातन संस्कृति तो वो संस्कृति है, उसमें विवाह के प्रकार मिलते हैं। 8 प्रकार के विवाह होते हैं हमारे देश में, ठीक है। और उनमें ब्रह्मा, देव, आर्ष, इस प्रकार के राक्षस, पिशाच, इस प्रकार के कुछ विवाह मिलते हैं। और इसमें सबसे उच्च कोटि का जो विवाह है वो ब्रह्म विवाह माना जाता है। और सबसे जो निकृष्ट कोटि का, जो सबसे निम्न कोटि का विवाह माना जाता है वो माना जाता है पिशाच विवाह माना जाता है। सबसे अच्छा विवाह कौन सा है? ब्रह्म विवाह। और सबसे निम्न कोटि का विवाह कौन सा है? पिशाच विवाह। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद बात करते हैं 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। फिर शानदार बात हमारी संस्कृति की कि हमारी संस्कृति में जीवन से पहले, जन्म से पहले ही चीजें शुरू हो जाती है। जन्म से पहले माता पिता अपने पुत्र पुत्री के लिए काम करने शुरू हो जाते हैं। तो 16 संस्कारों में जन्म से पहले और जन्म से बाद और मृत्यु के बाद तक की पूरी क्रिया विधि पाई जाती है। इस बात को जान के ये हमारी सुंदरता हमारी संस्कृति की। और 16 संस्कारों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। 16 संस्कारों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। इस बात को ध्यान रखिए। और इस उत्तर वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो क्या थी? 6 वेदांगों की रचना हुई थी। 6 वेदांगों की रचना किस काल में हुई? उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और 6 वेदांग कौन कौन से है? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, ये 6 वेदांग थे। वेदांगों का मतलब होगा कि वेदों की सरल व स्पष्ट व्याख्या करने के लिए जिस साहित्य की, जिन ग्रंथों की रचना की गई उन्हें वेदांग कहा गया। और वेदांग संख्या में 6 थे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। इनमें से किसी को वेदों का आंख, वेदों का नाक, वेदों का सिर, वेदों का पैर, वेदों का मुख, इस प्रकार से इनको नामित किया गया। इस काल में यज्ञ सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रिया हुई, यानी कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण क्रिया हुई। यानी कि धार्मिक क्रियाकलापों में या अन्य अनुष्ठानों में सबसे ज्यादा किस चीज का प्रयोग किया जाने लगा? यज्ञ का प्रयोग किया जाने लगा। और इसका मतलब ये निकलता है कि उस समय तक अग्नि को देवताओं और पुरुषों के बीच का मध्यस्थ एकदम स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया गया। इस वजह से यज्ञ का सर्वाधिक महत्व किस काल में आता है? उत्तर वैदिक काल में आता है। लेकिन
एक मुंडकोपनिषद आएगा, मुंडकोपनिषद आएगा, और उसमें क्या लिखा गया है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस बात को भी ध्यान रखिए। हालांकि यज्ञ सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रिया हो गई, लेकिन फिर भी मुंडक उपनिषद में इस बात का उल्लेख मिलता है कि यज्ञ एक ऐसी नौका जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो हमने ये उत्तर वैदिक काल के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा की है।